नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आपके बीच आया हूं और ये मुद्दा है भोपाल के पश्चिमी क्षेत्र को लेकर, भोपाल के बड़े तालाब को बचाने को लेकर, भोपाल के जंगली जानवरों को बचाने को लेकर, भोपाल के पूरे फॉरेस्ट और हरियाली को लेकर। ये इस महत्वपूर्ण चर्चा को अंत तक सुनिए। आज मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। दरअसल हो ये रहा है कि भोपाल में एक ऐसा कॉकस बन गया है राजनेताओं का, अधिकारियों का और भूमाफिया का, जो मिलकर हमारी इन तीनों चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भोपाल एकमात्र, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा शहर है जो नगर निगम सीमा में 28 बाघ घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि शेरों ने इंसानों के साथ रहना सीख लिया है और ये सिर्फ भोपाल में संभव है। भोपाल के पश्चिमी क्षेत्र में आप जाएंगे तो टाइगर मूवमेंट इलाका बहुत बड़ा इलाका है जहां आपको टाइगर घूमते हुए दिख जाएंगे। ये सिर्फ भोपाल में है। लेकिन आज चिंता की बात यह हो गई है कि जो नेताओं, अधिकारियों और भूमाफिया ने मिलकर इस तीनों चीजों को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा है, उसकी चिंता भी अब भोपाल के लोगों को होने लगी है। आज मैं आपको से चर्चा कराऊंगा राशिद नूर जी से, जो इस चिंता को लगातार कोर्ट कचहरी के माध्यम से उठा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी छोटी सी बाइक लेकर इन जंगलों में घूम रहे हैं, जंगली जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे विस्तार से चर्चा कराऊंगा। आज ही वे दिन भर से लगे हुए थे कि एक PIL दाखिल कर रहे हैं NGT में, जो हमारा हरित न्यायालय है, वहाँ एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि भोपाल में बड़े तालाब का जो किनारा है सूरज नगर से लेके बैरागढ़ तक, उसको कैसे बचाया जाए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बड़े तालाब के किनारे 64 गांव ऐसे हैं जिन्हें आप जल ग्रहण क्षेत्र कह सकते हैं, जल भराव क्षेत्र कह सकते हैं। यहां जो बारिश होती है 64 गांव में, उन्हीं का पानी तालाब में जाता है और तालाब यदि सांसें ले रहा है, तालाब जिंदा है, तो इन 64 गांव में जो पानी का जो बहाव आता है उससे है। लेकिन हमारे राजनेताओं की, हमारे अधिकारियों की, हमारे जो भूमाफिया है, उनकी नजर इन 64 गांवों पे लग गई है। इन्हीं गांवों में जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है। अब मैं आपको एक और बता दूं कि इन 64 में से 13 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जिन गांवों में बड़ी तादाद में अधिकारियों ने जमीनें खरीदी हैं और सारा मतलब कह सकते हो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक बड़ा गोरख धंधा यह चल रहा है। आपने देखा पिछले 18 दिसंबर को जो एक इनकम टैक्स रेड हुई है, उसके बाद में एक ही व्यक्ति के पास 250 करोड़ के आसपास की एक तरह से बेनामी संपत्ति नजर आ रही है, या आप कह सकते हो कि आय से अधिक संपत्ति नजर आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाकायदा राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि इन जमीनों की खरीद फरोख्त फिलहाल ना हो। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक बिल्डर पे 250 करोड़ रुपए की जमीनें हैं और इस बिल्डर के पीछे कौन है ये सब जानते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे, जो मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे हैं, दीपक जोशी, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। उस पत्र की कॉपी मैं आपको दिखाता हूं। साफ साफ लिखा है कि ये सारा जो गोरख धंधा चल रहा है, ये जो मध्य प्रदेश भोपाल की जो पहचान को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा है, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, उनकी संलिप्तता इसमें बताई गई है। और पत्र में प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा की है, ये मांग की है कि इकबाल सिंह जी बैंस के सारे कार्यकाल की जांच होना चाहिए, उनकी इन तमाम सारी चीज़ों की जांच होना चाहिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा, मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूं कि आखिर क्या वाकई ये 3 लोग मिलकर इस भोपाल ताल को खा जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या भोपाल में तिकड़ी, अधिकारी, नेता और भूमाफिया क्या भोपाल ताल को खा जाएंगे? बड़ी बात यह है कि पहले आरोप लगता था कांग्रेसियों के ऊपर कि यहां तमाम सारे अर्जुन सिंह का बंगला है, दिग्विजय सिंह जी की जमीनें हैं, लक्ष्मण सिंह की जमीनें हैं। लेकिन अब यदि आप देखेंगे कि कांग्रेस के 20 साल में कांग्रेस के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी यही निवेश किया है। लेकिन आज मैं पहली बार आपको एक जो नोटशीटें मेरे पास आई हैं, जो सेंट्रल पार्क, जो भोपाल तालाब के एकदम किनारे, आप कह सकते हैं 50 मीटर पे जो कॉलोनी बन रही है सेंट्रल पार्क। हालांकि नियम है कि आप 250 मीटर के पहले कोई कॉलोनी का निर्माण नहीं कर सकते, अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन आज इस कॉलोनी की पूरी फाइल मेरे हाथ में है, पूरे नोटशीटें मेरे हाथ में है, शिकायतों की कॉपी मेरे हाथ है और मेरे पास ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि इस इलाके के हुजूर के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने बाकायदा इसकी शिकायतें की हुई है, सरकार ने इसमें जांच भी की हुई है।
लेकिन इसके बाद भी आप ये देखिए कि सेंट्रल पार्क को बनाने वाले कितने पावरफुल लोग हैं कि इनके कानों पर जूं नहीं रग रही। सारा अवैध काम है, ये दिखाई दे रहा है, नोट शीटों पे लिखा है कि गलत हुआ है वहां पर, जब 250 मीटर तक कुछ नहीं कर सकते। और तो और इन पत्रों में मेरे पास में मध्य प्रदेश में जो वन विहार है भोपाल का, जो बड़ा प्रतिष्ठित है, जहां जंगली जानवर हैं, जहां जंगली जानवरों का हम उपचार भी करते हैं, उनका एक हॉस्पिटल भी बना रखा है। आप सोचिए कितना सेंसिटिव एरिया है, और इस एरिया से लगाकर ये कॉलोनी बनाई जा रही है। वन विभाग के डायरेक्टर ने भी पत्र लिखा है कि ये सेंसिटिव जोन है, इस जोन से आप कॉलोनी को दूर ले जाइए, यहां नहीं बना सकते हो। इसके बाद भी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी यदि उनके साथ हो तो आप सोचिए कि कौन उनका क्या बिगाड़ सकता है। ये तमाम सारे दस्तावेज आज मेरे हाथ में हैं, मैं इन पे और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन अब मैं आपसे जोड़ता हूं सीधे राशिद नूर साहब से। पहले तो आप इनकी तारीफ करिए, मैं खुद तारीफ करता हूं कि अपने सीमित संसाधनों से, जिनके पास आय का कोई बहुत बड़ा साधन नहीं है, और अपने आप की जान को जोखिम में डालकर एक टू व्हीलर से इन जंगलों को बचाने का जो संकल्प इनने लिया हुआ है, इस जानवरों को बचाने का संकल्प इनने लिया है। जो हमारी सांसें हमें मिलती है, पानी, जिस पानी से हम जीवित हैं, उस पानी की वाटर बॉडीज को बचाने का इन्हें जो संकल्प लिया है, इनके लिए आभार तो बनता ही है, क्योंकि भोपाल के 25 लाख लोगों को का जीवन बचाने का संकल्प राशिद नूर ने लिया है। मैं सीधे राशिद नूर से जोड़ता हूं। राशिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि आपको लगता है कि आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है कि आने वाले समय में हम इस बड़े तालाब को बचा पाएंगे और आने वाली विरासत को, आने वाली पीढ़ी को ये विरासत सौंप पाएंगे? 1100 साल तक हमारी पीढ़ी ने हमको ये सौंपा है, क्या हम अगली पीढ़ी को सौंप पाएंगे इस तालाब को? जी देखिए जैन साहब, हम इस चीज़ को लेकर लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण कभी राजनीतिक मुद्दा ना होने के कारण एक सबसे बड़ी कमी रही है कि ये भ्रष्टाचारी अधिकारी हों या बड़े रसूखदार लोग हों, इसका फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जनता में पर्यावरण का मुद्दा इतना गंभीर नहीं रहता, तो उस चीज़ को लेकर के ये उन्हें पता होता है कि हम ये जो काम करेंगे इससे हमारे वोट पॉलिटिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि मैं 2014 से इस चीज़ को लेकर के न्यायालय में गया हूँ, एनजीटी में याचिका दायर की। कैरवा जो जंगल क्षेत्र था, जहाँ पर आज करीब 22 से 28 बाघों का मूवमेंट है, और सबसे बड़ी उसकी खासियत ये है कि बाघ मानव टकराव नहीं है स्थिति में, और इसको लेकर विभिन्न ऐसी 3 मूवीज़ भी बनी है जो हॉटस्टार पे राइजिंग ऑफ द टाइगर्स करके आई है, इसका शोध भी चल रहा है। लेकिन इस जंगल जो कि पूरी तरीके से मिक्स्ड प्लांट का जंगल है और टाइगर्स के लिए काफ़ी अनुकूल है, और टाइगर्स आज नहीं काफ़ी समय से वहाँ मूवमेंट भी करते हैं और वहाँ पे प्रजनन भी कर रहे हैं, और टाइगर्स कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर बच्चों के साथ दिखते आए। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि मास्टर प्लान के अगेंस्ट जो 2005 था, उसके अगेंस्ट जो है लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें ली और उसके नियम विरुद्ध निर्माण हुए, जंगल कटा, पेड़ कटे। एक आदेश आया हमारा एनजीटी का 6/2/2020 को एक आदेश आया था, जिसमें जंगल की मैपिंग करने के आदेश दिए थे, और उसी समय कोरोना लगा था। तो कुछ कोरोना की वजह से वो मैपिंग टली। उसी बीच के अंदर मुझे खबर मिली कि जंगल के अंदर पेड़ काटे जा रहे हैं, और जब मैं जंगल के अंदर गया तो आप मानेंगे नहीं कि 100, 200, 500 करते करीब 2500 पेड़, कोरोना जैसे टाइम में जहाँ एक मजदूर नहीं निकल सकता था, उसे पुलिस डंडे मारती थी, 2500 पेड़ कट गए और लकड़ियाँ लोड होके निकल गई। तो ये कौन ने किया होगा? देखिए, कौन ने क्या, अगर हम उस आपको किसी पर शक है कोई अधिकारी ने कटवाए, या इसलिए कट गए हों कि वहां कॉलोनियां बनानी है इनको? नहीं, वो पूरे जंगल को एक षड्यंत्र के तहत काटा गया। आज भी मैं आपको बताता हूँ। तो षड्यंत्रकारी कौन है? देखिए, षड्यंत्रकारी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, जमीनें बहुत है जंगल में, बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर, और काफ़ी पावरफुल लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें आज पेड़ काटेगा, वो जगह लगातार वो जंगल 3 बार काटा गया, उसमें आग भी लगाई गई, और आप उसके अंदर ऐसी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ जो कि खुद एनजीटी में मिनिस्ट्री ने एक अपने रिपोर्ट में लिखा था
कि वहाँ क्या क्या नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ होती है। जैसे जंगल के अंदर ही, चंदनपुरा के अंदर ही हम बात करें तो जो खुद स्वयं घना जंगल है, जहाँ टाइगर मूवमेंट होता है, उस जगह 3 नगर वन बना दिए जाते हैं ग्रीन इंडिया मिशन के तहत। और हंसी की बात यह है कि नगर वन के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि घूमने का समय 4 से लेकर 7 बजे तक, और ठीक उसके बगल में वन विभाग ने बोर्ड लगा के रखा है कि अति संवेदनशील बाघ भ्रमण क्षेत्र, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। मतलब एक और आप कह रहे हैं कि यहाँ जंगली जानवर है, अपनी रक्षा करिए, और दूसरी ओर वहाँ फॉरेस्ट भी बना रहे हो आप, फॉरेस्ट, मतलब नगर फॉरेस्ट भी बना रहे हो आप। देखिए जो नगर वन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप बंजर ज़मीन को जंगल बनाएं। इन्होंने जंगल में ही जंगल को बनाया है, जंगल को पार्क की शक्ल दी है। तो जंगल और पार्क में एक बड़ा डिफरेंस होता है। आप ह्यूमन एंट्री वहाँ दे रहे हैं जहाँ टाइगर का बहुत बड़ा मूवमेंट है। एक कलियासोत से केरवा तक के करोड़ों रुपए की नगर निगम द्वारा लाइटें लगा दी गई जहाँ एक भी घर नहीं है। हमने शिकायत भी ये लाइटें क्यों लगा दी गई जंगल में? ये लाइटें जाहिर सी बात है, जो साफ सूत्र दिखता है कि भाई किन की ज़मीन है, किन के फार्म हाउसेज हैं जिनको ये सुविधा देना चाहते हैं। आज आम पब्लिक में, जनता के अंदर, कॉलोनियों के अंदर रोशनी नहीं है। आप वहाँ जाके देखिए, करोड़ों रुपए की एलईडी लाइट पूरे तो रात लाइट चलती है। लगाने से तो उसको बड़ी दिक्कत होगी जो टाइगर मूवमेंट देखिए कर रहा है लाइट वहाँ। लगाने से ये होता है कि भाई आज आपने लाइट लगा दी, ठीक है, अब गर्मी का मौसम आएगा, पब्लिक वहाँ गाड़ी खड़ी करेगी, उस जगह वॉक करेगी, और वो बाघ भ्रमण क्षेत्र है भाई, वहाँ पूरा जंगल है। और अगर मानव टकराव हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई टाइगर को भी खतरा है, कि इंसान को भी खतरा है। तो आप ये चाह ही रहे हैं कि बाघ मानव टकराव हो उत्पन्न, ताकि हम कहीं ना कहीं उस टाइगर को उठा के बाहर भेज सकें। राशिद भाई, मैं आपको इधर लेके आना चाहता हूं। मैंने आज ही सुना है कि आज सुबह से आप एक मुहिम में लगे हुए हैं। आप एनजीटी में शायद कोई एक पीआईएल दाखिल कर रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं आप। सूरज नगर से बैरागढ़ तक ये जो बड़े तालाब का पूरी किनारे की पट्टी है, क्या मामला है और क्या चाहते हैं और क्या अपील कर रहे हैं आप एनजीटी से? देखिए सर, मैं लगातार 3 साल से शिकायतें कर रहा हूँ। यहाँ पे कचरा फेंका जाता है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो वेटलैंड के जो पेड़ लगाए गए थे बबूल के, उनको काटा जा रहा है। यहाँ पे डंपिंग करके जो है तालाब को छोटा करा जा रहा है, और जो नियम के अनुसार जहाँ 250 मीटर एफटीएल से कोई निर्माण नहीं हो सकता, वह आज भी, मतलब पहले की थोड़ी, आज भी वह बड़े बड़े बंगले बनते जा रहे हैं, और एक नहीं। और ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला रामसर साइड है, बावजूद उसके भी यहाँ पे हर वो एक्टिविटीज़ हो रही है जिनसे इस तालाब को भी नुकसान है और पर्यावरण को भी नुकसान है, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान है। रिसोर्ट्स बने हुए हैं, आगे शादी गार्डन्स बनते जा रहे हैं। आप एनजीटी से क्या अपील करने वाले हैं कि ये इसको किस तरह से बचा सकते हैं? अभी हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो उसका वेटलैंड रूल है 2017, उसका पालन हो, उसके हिसाब से ही काम हो। जो इलीगल चीज़ तो उसमें तो ये कहा गया कि तालाब के फुल टैंक से 250 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा जी। तो क्या आपको लग रहा है 250 मीटर के बीच में निर्माण हो चुके हैं? निर्माण हो चुके हैं, बहुत से निर्माण है। तो क्या वो निर्माण तोड़े जा सकते हैं? बिल्कुल तोड़े जाना चाहिए। जब 350 गरीब लोगों सरकार का, में इतनी इच्छा शक्ति दिख रही है आपको? देखिए सरकार गरीबों पर तो जो कार्रवाई सरकार, करती है। जो अधिकारी सरकार चलाते हैं, हाँ। उन्हीं अधिकारियों के देखरेख में जब ये निर्माण हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये तोड़ पाएंगे? आप अकेले हैं, लगे हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हैं, तो आपको लगता है सफलता मिलेगी? देखिए मेरा तो मानना ये है कि जैसे अब हमारे माननीय मोहन यादव जी आए हैं, तो मैं काफ़ी उम्मीदें करता हूं, क्योंकि 20 साल से जो राता पानी नहीं बना था, कहीं ना कहीं जो राता पानी इनके आने से जो बना, तो कुछ चीज़ें उम्मीदें लगती हैं मुझे कि हो सकता है हमारे सांसद भोपाल के जो है आलोक शर्मा जी हैं, भाई वो बहुत पुराने और तालाब से उनका बड़ा लगाव है। तो मेरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके लोग जुड़ें और आए और हम इसको बचाएं, क्योंकि ये हमारी निजी चीज़ नहीं है, ये सभी के लिए है, और इसको बचाने का हमारा सबका कर्तव्य होता है। राशिद भाई, आपका कहना सही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कारण क्या है कि भोपाल के लोग तालाब का पानी पीते हैं, भोपाल के लोग तालाब के किनारे घूमने जाते हैं, भोपाल के लोग गर्व से कहते हैं कि हम बड़े तालाब के उस शहर में रहते हैं जहाँ बड़ी झील है, लेकिन जब भोपाल के बड़े तालाब से छेड़छाड़ हो रही है, उसे खत्म करने की साजिश हो रही है, तब लोग सड़क पे क्यों नहीं आते? देखिए ये तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो रामसर साइड है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसकी उपयोगिता क्या है? सरकार को इसके होर्डिंग लगाना चाहिए, इसकी जानकारियाँ जनता तक पहुँचाना चाहिए, पब्लिक को ये बातें
नहीं पता होती है, लेकिन जैसे लगता है जैसे जब धीरे धीरे पता चलेगी कि हमको इसको बचाना है तो आएंगी। जैसे आप ही आज कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके माध्यम से हो सकता है बहुत से लोग जुड़े, और मैं कहता हूँ कि जितनी जनता जुड़ेगी और कहीं ना कहीं जब तालाब के लिए आवाज़ उठाएगी तो ये सारे जितने भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन पर लगाम लगेगी और ये टूटेगी कहीं ना कहीं। राशिद भाई, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपसे अलग अलग मुद्दों पे मैं भविष्य में भी बात करूंगा, लेकिन आज के इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में खासकर भोपाल में एक नेता थे बाबूलाल जी गौर। बाबूलाल जी गौर के रहते हुए इस तालाब के किनारे निर्माण नहीं हो पाते थे, वो लड़ते थे और उनकी एक पहचान थी इस भोपाल को लेकर। भोपाल का एक ऐसा नेता बाबूलाल गौर, बाबूलाल जी के जाने के बाद, गौर साहब के जाने के बाद दूसरा गौर पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों कोई ऐसा नेता नहीं आ रहा है सामने जो खड़ा हो जाए और पूरी ताकत से कहे कि नहीं, मैं इस तालाब को छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। एक संत और थे, आज मैं उनको भी याद करता हूं, संत हृदय राम जी इस तालाब के लिए जीते थे। मैंने देखा वो हर सांस में बोलते थे, कोई भी राजनेता उनके पास आता था तो वो तालाब को बचाने की बात करते थे। लेकिन अब ऐसे संत और ऐसे नेता क्यों नहीं है भोपाल में जो इस तालाब को बचाने के लिए आ गया है? देखिए, मेरी तो पूरी उम्मीद है कि आदरणीय आप बोल रहे हैं मोहन यादव जी ही हो सकता है बुलडोजर चला दे, पूरी उम्मीद है। आपको मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीद है? जी बिल्कुल, होना भी चाहिए, होना, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी जो काम किए हैं खासकर राता पानी को लेकर, वो निश्चित तौर पर पूरे सभी के लिए एक आशा की किरण तो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी उम्मीदें हैं कि भाई जो बाबूलाल जी जैसे गौर साहब ने जो काम करे थे वो तो खैर उसकी कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन आगे हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे आए, आगे सांसद जी हैं वो आए आगे, और सभी को इसको पहल करना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी राशिद नूर जी को सुना। ये राशिद नूर जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, कैमरे को फेस करें ना करें, लेकिन पूरे प्रशासन को, कोर्ट को और तमाम सारे वहाँ जो भू माफिया है उनको लगातार प्रतिदिन फेस कर रहे हैं। एक व्यक्ति आपके तालाब के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हम सबको उनके साथ रहना चाहिए। जिस तरह से भी आप इन लोगों का साथ दे सकते हैं, दो चार लोग हैं, चाहे वो सतीश नाइक जी जिन्होंने इसकी बहुत शिकायतें की हैं, चाहे राशिद नूर जी हों, रामेश्वर शर्मा जी ने भी ये तमाम सारी शिकायतें जो मैंने आपको फाइल दिखाई है, ये फाइल मेरे पास है। मैं इन पूरी फाइल पर फिर से कोई प्रोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी जानकारियाँ हैं जो लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन आज हम इस कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश सरकार से ये आग्रह जरूर करेंगे कि तालाब के किनारे जो परमिशनें दी गई हैं उसका रिव्यू करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाए। यदि परमिशन आपने दे दी है तो उस परमिशन को आप रिव्यू करिए। आपको तालाब बचाने के लिए जो बन सके करना चाहिए। मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के पास बेहद ईमानदार, सक्षम और जो भोपाल में कलेक्टर रहे हैं अनुराग जैन जैसे चीफ सेक्रेटरी हैं, यदि ये लोग सब तय करेंगे तो हम सब मिलकर भोपाल ताल को बचा पाएंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।